गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछली क्लास में अपन व्युत्क्रम अवरेखिक समीकरण की एक्सरसाइज 5 की अपन कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक सोल्व कर लिए थे। आज अपन इस क्लास के अंदर बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, देखो। दिए गए शीर्षों के लिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और अपने को उन शीर्षों से बने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर दिए गए शीर्ष है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं, ए दे रखा है जिसके निर्देशांक है 3, -3, 5, शीर्ष बी जिसका निर्देशांक दे रखे हैं 3, -6, 3, तथा शीर्ष सी जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 7, 2। तो दिया गया है कि ये अपने को दिया गया है कि क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष जो है वो A -3, 5, B 3, -6 और C 7, 2 है। ये अपने को दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक ये है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष A, B और C के निर्देशांक दिया, अपने को त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, सारणी की सहायता से। तो अपन सारणी के प्रयोग से, अतः सारणी के प्रयोग से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, सारणी के अनुप्रयोग या प्रयोग से। अपन जानते हैं कि शीर्ष A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 वाले किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये होता है A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 शीर्षों वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान यह होता है। अपने को चूंकि यहाँ x1 y1 की जगह -3, 5 दिया हुआ है, ऐसे x2 y2 का मान दे रखा है 3, -6 और x3 y3 का मान दे रखा है 7, 2। तो ये सब मान अपने इसमें सारणी में रखे सरल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो 1/2 डिटरमिनेंट। पहली पंक्ति में, इस सारणी की पहली पंक्ति में पहले शीर्ष के निर्देशांक रखेंगे -3, 5, तीसरे स्तंभ के अवयव 1-1 लेने। ऐसे ही दूसरी पंक्ति के पहले और दूसरे स्तंभ के अवयव दूसरे बिंदु के निर्देशांक लेंगे 3, -6। ऐसे ही तीसरी पंक्ति में पहले और दूसरे स्तंभ के अवयव दूसरे बिंदु के निर्देशांक लेंगे 7, 2। अब अपन इसका किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार प्रसार करके इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2। प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करते हैं तो अवयव -3 इंटू इसका सेकंड, इसके लिए i + j का मान 1 + 1 2, इसलिए -1/2 का मान 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो ये जाएगा -6, -2, -8। फिर ये अवयव 5 के लिए i + j का मान हो गया 1 + 2 यानी 3, -1/3 माइनस, इसलिए बाहर माइनस आ गया इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी, 5 से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 3 - 7 -4 प्लस अवयव 1, ये अवयव 1 इंटू इसके लिए i + j का मान 1 + 3 4 है, -1/4 + 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या आएगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस के साथ 42 और 6 कितने जाएंगे 48 और ये बटा ब्रैकेट। अब इसको अपन और सरल करेंगे 1/2
ये माइनस माइनस प्लस के 24, माइनस माइनस प्लस के 20 और ये प्लस के 48। इसको अपन सरल करेंगे, 1/2 सबको जोड़ दो, 8 4 12 को 2 असली 1 4 1 5 5 से 2 7 7 2 9 92 और ये 2 से कट जाएगा 46 बार, तो ये आएगा 46 वर्ग इकाई। दिए गए शीर्षों ए बी सी वाले त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का मान कितना आएगा? 46 वर्ग इकाई। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार से एक सेकंड पार्ट और देखा है, वो आप खुद करके देखें। सेकंड पार्ट के अंदर अपने को त्रिभुज ए बी सी के जो शीर्ष दे रखे हैं वो इस प्रकार से हैं। त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, ए 2 7, बी 2 2 तथा सी 10 8। ये अपने सेकंड पार्ट में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ये दे रखे हैं। अतः सारणी के अनुप्रयोग से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 की जगह पहले बिंदु के निर्देशांक रखेंगे, क्या है? 2 7 और तीसरे स्तंभ के अवयव 1 1 ले रहे हैं। ऐसे दूसरी पंक्ति में अवयव कौन से लिखेंगे? दूसरे जो बिंदु बी उसके निर्देशांक क्या है? 2 2। तीसरी पंक्ति में तीसरे बिंदु के निर्देशांक रखेंगे 10 8। अब अपने इसका प्रसार करके मान निकालेंगे, तो क्या आएगा? 1/2 ब्रैकेट पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार कर रहे हैं, तो इसका मान प्रथम पंक्ति के अवयव तथा इनके सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होगा। तो अवयव 2 इंटू इसका सहखंड, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे, तो क्या आएगा? 2 - 8 माइनस का 6। फिर इसके लिए i प्लस जे का मान 1 + 2 3 विषम है इसलिए बाहर आएगा माइनस, तो -7 इंटू इसकी लघु सारणी की अपसारणी क्या होगी? इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे अपन ऐसे, तो ये 2 - 10 माइनस के 8 और ऐसे अगला अवयव है +1 इंटू इसका सेकंड। इसके लिए i प्लस जे का मान 1 + 3 4 हो गया, -1 की पावर 4 का मान +1 इंटू इसकी लघु सारणी और उपसारणी से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे, तो ये कितना आएगा? 8 दूनी 16 16 - 20 16 - 20 तो माइनस के 4 बच जाएंगे। इसको अपन सरल करेंगे, 1/2 माइनस के 12 8 7 56, ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 56 और ये माइनस का 4। इसको अपन सरल करेंगे, 1/2 देखो 56 माइनस के 16, तो 1/2 इंटू 6 में से 6 गए 0, 5 में से 1 गया, ये 20 बार कट जाएगा और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 20 वर्ग इकाई। कितना आएगा? 20 वर्ग इकाई। तो ये इसके सेकंड पार्ट जो है 12 का, और इसका जो सेकंड पार्ट के अंदर दिए गए शीर्षों वाले त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का मान आया 20 वर्ग इकाई। तो ये 12 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखो, इसमें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को कहा है कि यदि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है यदि बिंदु, 3 बिंदु दे रखे हैं और वो संरेखीय दे रखे हैं, और अपने को लैम्डा का मान पूछा है। यदि बिंदु, पहला बिंदु दे रखा है 2 3 और दूसरा बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं लैम्डा -2 तथा 0,5 सरेंख हो तो लैम्डा की वैल्यू पूछिए, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखेंगे? चूंकि दिया गया है कि क्या दिया गया है कि बिंदु 2, 3, लैम्डा, -2
तथा 0,5 सैरेंक है, यह अपने को दिया गया है। अतः सारणी के अनुप्रयोग से सारणी का अपन दूसरा अनुप्रयोग वो ये देखा था, 3 बिंदु के संरेखीय होने की जो शर्त है वो अपन सारणी की सहायता से ज्ञात की थी। वो क्या थी देखेंगे। अतः सारणी के अनुप्रयोग से तीन बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त से सारणी के अनुप्रयोग से 3 बिंदु के संरेखीय होने की शर्त से सारणी के अनुप्रयोग से अपन 3 बिंदु के संरेखीय होने की शर्त देखी थी। क्या देखी थी? अक्ष 1 y1 1, अक्ष 2 y2 1, अक्ष 3 y3 1। 3 बिंदु जिनके निर्देशांक अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2 और अक्ष 3 y3 हो, उनके संरेखीय होने की शर्त अपने ये देखी थी। अपन जानते हैं कि 3 बिंदु जब संरेखीय होंगे तो एक ही रेखा पर स्थित होंगे, और एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो उनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो अपन दिए गए बिंदु ए अक्ष 1 y1, बी अक्ष 2 y2, सी अक्ष 3 y3 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो क्षेत्रफल को अपन 0 के बराबर करेंगे तो 1/2, इस 2 को इधर गुणा कर दिया तो यही आएगा। अब अपन जो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं उनसे अपन अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2 और अक्ष 3 y3 के मान इस सारणी में रख के इसको सरल करेंगे। तो अक्ष 1 y1 का मतलब पहले बिंदु के x और y निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 2 3। अक्ष 2 y2 में दूसरे बिंदु के निर्देशांक रख दो, लैम्डा -2 1, और अक्ष 3 y3 का मतलब तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 0 5, और तीसरे स्तंभ के अवयव 1 1 है इक्वल टू 0। अब अपन इसका क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करके इसका मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 2 × 2 की लघु सारणी योग सारणी से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो -2 -5 माइनस के 7, फिर माइनस का 3 × इसकी लघु सारणी योग सारणी क्या हुई? इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो लैम्डा -0। ऐसे अवयव 1 × इसका सहखंड क्या होगा? इसके लिए i + j का मान 1 + 3 4 हो गया, -1⁴ + 1 × इसकी लघु सारणी, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 5 लैम्डा -0। ऐसे अपन प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करके इसका जो मान आता है उसको अपन 0 के बराबर रख देते हैं, और अपन सरल करके लैम्डा मान निकालेंगे तो -14 -3 लैम्डा, और ये हो जाएंगे +5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये बिंदु 2 -3 है, 2 3 नहीं, ये 2, -3 है। पहला बिंदु की निर्देशांक है 2, -3, तो यहाँ भी अपन 2, -3 करो तो ये भी क्या है? -3 है, इसलिए -3 माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये प्लस के 2 लैम्डा नहीं हो जाएंगे, प्लस के 5 से 3 8, तो प्लस के 8 लैम्डा हो जाएंगे। अब अपन लैम्डा का मान निकालेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 14/8। तो ये 2 बार कर जाएंगे, 2 × 8 2 × 14, यानी इसका मान आएगा 7/4। क्या आएगा? लैम्डा का मान 7/4। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। इसमें आयु 1 ज्ञात कीजिए, जबकि 1 आयु समीकरण दे रखी है इस प्रकार से। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब अपन अगला क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करेंगे। 14 में क्या दे रखा है? अपने को आयु a का मान पूछा है, आयु a का मान ज्ञात करना है, जबकि अपने को एक समीकरण दे रखी है इस प्रकार से। आयु समीकरण दे रखी है 1 2 2 3, पहली मैट्रिक्स ये
इंटू में मैट्रिक्स ए दे रखी है, फिर एक मैट्रिक्स और दे रखी है जिसके अवयव है 4 7 3 5 और ये बराबर दे रखा है एक मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये क्या है, द्वितीय कोटि की इकाई मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है। ये अपने एक आयु समीकरण दे रखी है और आयु ए का मान अपने को पूछा है, तो इसको अपन किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इन आयुओं को बी और सी नाम दे देते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो माना बी बराबर है आयु 1 2 2 3, तब आयु बी की सारणी दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर 1 2 2 3 और इसका अपन प्रसार करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 3 1 2 2 3। प्रसार करेंगे तो 3 - 4 - 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0। अतः अपन कह सकते हैं, अतः आयु बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स का अस्तित्व है। अतः आयु बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब वो क्या होगा वो भी अपन निकाल लेते हैं, बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स भी निकाल लेते हैं। तो बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स निकालने के लिए पहले अपने को बी की सेकंड मैट्रिक्स एडजॉइंट बी निकालनी पड़ेगी, और चूंकि बी द्वितीय कोटि की एक क्या है, बी एक द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स है, इसलिए इसकी सेकंड मैट्रिक्स अपन सीधे निकाल सकते हैं। कैसे, मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल देंगे और पश्च विकर्ण के अवयवों का साइन चेंज कर देंगे। तो अपने को आयु बी की सेकंड मैट्रिक्स जिसको अपने एडजॉइंट ऑफ बी से लिखते हैं वो क्या आएगी, मुख्य विकर्णों को परस्पर बदल दो, 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1, 1 की जगह 3 आ गया और 3 की जगह 1। पश्च विकर्ण के अवयवों का चिन्ह बदल दो, यानी प्लस का तो माइनस का बना दो और माइनस का तो प्लस का। तो ये दोनों ही प्लस के तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, -2 -2। ये आई आयु बी की सेकंड मैट्रिक्स। अब अपन जानते हैं क्या, दिस इंप्लाइज अतः इनवर्स ऑफ बी बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। व्युत्क्रम आयु के सूत्र से बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स का मान किसके बराबर होगा, बी की सेकंड मैट्रिक्स बटे बी की सारणी। और बी की सारणी का मान अपन निकाला है -1 और बी की सेकंड मैट्रिक्स एडजॉइंट बी का मान ये है 3 -2 -2 1। -1 को अंदर गुणा करके लिखेंगे तो अपने पास बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स का मान आएगा -3 2 2 -1। यह तो आया बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स। इसी प्रकार से अपन इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे देते हैं, ए मान लेते हैं। माना बी इक्वल टू ए तथा आयु ए बराबर मान लेते हैं 4 7 3 5। इसको अपन बी मान लिया और इसको अपन सी मान लेते हैं। ए तो इसमें ऑलरेडी है, इसको अपन बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। और अपन दोनों आयु की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स और सी इनवर्स निकालेंगे। अब अपन क्या निकालेंगे, आयु सी की सारणी निकालेंगे। दिस इंप्लाइज, चूंकि आयु सी की सारणी मॉड ऑफ सी बराबर है 4 7 3 5। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ सी सारणी जो सी है इसका मान क्या आएगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल 520 माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल 520 माइनस 21। तो ये भी क्या आएगा -1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अतः आयु ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स आयु सी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स सी इनवर्स का भी अस्तित्व होगा। अपन जो इसको आयु सी नाम दिया है 4 7 3 5, इसको आयु सी माना है। इसके सारणी का मान चेक करके देख लिया जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अतः आयु सी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स सी इनवर्स का भी अस्तित्व होगा। अब वो क्या होगी, सी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स सी इनवर्स। तो सी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले चूंकि सी एक द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स है तो अपन इसकी पहले सीधे ही क्या निकाल लेंगे, एक द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स की सेकंड मैट्रिक्स ज्ञात करने की लघु विधि से इसकी अपन सीधे क्या निकालेंगे, सेकंड मैट्रिक्स निकालेंगे जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ सी से लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ सी बराबर कैसे निकालेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों का परस्पर स्थान बदल देंगे, यानी 4 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह 4, और पश्च विकर्ण के अवयवों का साइन बदल देंगे। तो अपने पास आयु सी की सेकंड मैट्रिक्स जिसे अपने एडजॉइंट ऑफ सी से लिखेंगे वो क्या आएगी 5 4।
इनका आपस में स्थान बदल दिया, मुख्य विकर्ण क्या होगा और पश्च विकर्ण क्या होगा, साइन बदल दो, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, प्लस के 7 है तो माइनस के 7। ये आएगी आयु सी की सेकंड मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ सी बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ सी बटे एडजॉइंट ऑफ सी बटा डिटरमिनेंट ऑफ सी। व्युत्क्रम आयु के सूत्र से सी की व्युत्क्रम आयु सी इनवर्स जो है वो किसके बराबर होगी, सी की एडजॉइंट मैट्रिक्स या सेकंड मैट्रिक्स बटे सी की सारणिक का मान। तो सी के सारणी का मान है -1 इंटू सी की सेकंड मैट्रिक्स अपन अभी निकाली है, एडजॉइंट ऑफ सी का मान क्या है ये, तो ये रखो यहाँ 5 -7 -3 और 4। इसको अपन -1 को अंदर गुणा करके लिखेंगे तो आएगा -5 7, ये माइनस का 5 हो जाए, प्लस का 7 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस के 3 और ये माइनस से 4। तो ये आई आयु सी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स सी इनवर्स का मान। तो ये बी इनवर्स और सी इनवर्स के मान की अपने को जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन पहले ही निकाल लिया। तो अगर इसको अपन बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया है, तो अपने पास समीकरण क्या बनेगी देखो। पहले इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे। बी इनवर्स और सी इनवर्स के मान की जरूरत पड़ेगी, इसको नहीं मिटाएंगे। तो ये तो है बी इनवर्स का मान और ये सी इनवर्स का मान। तो अपन मान लिया ये बी है और ये सी है, तब दिस इंप्लाइज, तब अपने पास क्या समीकरण बन जाएगी, बी ए सी बराबर बन जाएगी एक इकाई मैट्रिक्स आई के। ये अपने पास समीकरण आई थी। इस आयु को बी नाम देने पर और इस आयु को सी नाम देने पर अपने पास आयु समीकरण बनी थी बी ए सी इक्वल टू आई। क्या बनेगी, बी ए सी इक्वल टू आई। इसको अपन दे दिया समीकरण नंबर 1। तो अपने पास दो व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स का मान क्या है, बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स अपन निकाली थी, ये रही। इसको अलग से लिख लेते हैं। क्या है इसका मान, 3 -2 -2 1, और सी की व्युत्क्रम आयु सी इनवर्स का मान कितना है, इसका भी अपने जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी अलग लिख लेते हैं एक तरफ। तो -5 7 3 -4, और बाकी की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन जो समीकरण 1 है बी एस इक्वल टू आई, ये लेके चलेंगे और आगे सोल्व करेंगे इसको। तो एक बार अपन इतना ये मिटा देते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखेंगे आगे समीकरण नंबर 1 से। अपन जो समीकरण 1 दिया था वो अपन लेके चलेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी, बी ए सी। समीकरण 1 क्या बनी थी, बी ए सी इक्वल टू आई, जहां आई क्या है, द्वितीय कोटि की इकाई मैट्रिक्स है। अब अपन क्या करेंगे, अपने को क्या पूछा है, ए का मान पूछा है, इसका मतलब बी और सी हटाना है। और बी और सी कब हटेगा, जब बी को तो बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स से गुणा करेंगे और सी को सी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स सी इनवर्स से गुणा करेंगे, ताकि बी बी इनवर्स और सी इनवर्स की जगह अपन आई रख सके। और आई चूंकि गुणात्मक तत्सम मैट्रिक्स होती है, इसलिए इसको किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने क्या बच जाएगा, यहाँ ए बच जाएगा और अपन ए का मान निकाल लेंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 ए को वाम पक्ष से, ए को वाम पक्ष से बी इनवर्स तथा दक्षिण पक्ष से, दक्षिण पक्ष से किससे गुणा करेंगे, तथा दक्षिण पक्ष से सी इनवर्स से गुणा करने पर, दक्षिण पक्ष से सी इनवर्स से गुणा करने पर समीकरण जो 1 है ये, इसको अपन क्या करेंगे, यही अपनी समीकरण 1, इसको अपन वाम पक्ष से तो बी इनवर्स से गुणा करेंगे और दक्षिण पक्ष से सी इनवर्स से गुणा करेंगे। तो अपने पास क्या समीकरण आएगी, बी इनवर्स बी ए
सी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स आई सी इनवर्स, ये समीकरण बन जाएगी अपनी, ये समीकरण अपने पास मिलेगी। अब अपन क्या करेंगे, चूंकि मैट्रिक्स गुणन में शास्त्रीय नियम का पालन होता है तो इनको अपन किसी भी प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से व्यवस्थित कर के ले सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ ले लिया, बी इनवर्स बी को एक साथ ले लिया, ए और सी इनवर्स को भी अपने एक साथ ले लिया, इक्वल टू बी इनवर्स आई सी इनवर्स। दिस इंप्लाइज बी इनवर्स बी आई के बराबर होता है, तो आई ए आई, सी इनवर्स का मान भी किसके बराबर होगा, आई के, क्योंकि बी और सी दोनों क्या है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, दोनों का व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स और सी इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए इसकी जगह आई रख दिया, इसकी जगह आई रख दिया, इक्वल टू क्या आया, बी इनवर्स आई सी इनवर्स। अब चूंकि आई क्या है, गुणात्मक तत्व मैट्रिक्स है, इसको किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापिस वही मैट्रिक्स आती है। तो आई आई ए आई यहां लिखेंगे, चूंकि बी इनवर्स बी बराबर आई तथा सी इनवर्स बराबर क्या है, आई होता है, क्योंकि बी और सी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, और किसी भी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स को उसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स से अपन गुणन करवाते हैं तो अपने को गुणात्मक तत्व मैट्रिक्स आई प्राप्त होती है। तो ये अपन यहां से लिखा है आई का मान, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स। क्यों, क्योंकि आई गुणात्मक मैट्रिक्स है, आई क्या है, गुणात्मक तस्मक आयु है, गुणात्मक तस्मक आयु है, अतः बी इनवर्स आई सी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स के बराबर होगा, तथा आई ए आई बराबर भी किसके बराबर होगा, ए के। तो ये अपन कारण दे दिया आगे। अब अपने को इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में अपन बी इनवर्स सी इनवर्स का मान रखेंगे, 2 में बी इनवर्स तथा सी इनवर्स का मान रखने पर, बी इनवर्स तथा दो में बी इनवर्स तथा सी इनवर्स का मान रखने पर, ये अपने पास जो समीकरण 2 है, ये इसमें अपन बी इनवर्स सी इनवर्स का मान रख के सरल करेंगे। तो ए बराबर बी इनवर्स और सी इनवर्स, बी इनवर्स का मान अपन निकाला था थोड़ी देर पहले, ये आया था कितना, 3 - 2 1, और सी इनवर्स का मान आया -5। तो अपन देखो बी इनवर्स और सी इनवर्स के मान इसमें रखे इस समीकरण 2 में, तो बी इनवर्स का मान क्या है, बी इनवर्स का जो मान है वो 3 - 2 1 नहीं निकाला था अपने, इसको -1 से गुणा नहीं किया था, ये तो बी की सह का मान था, और बी इनवर्स का जो मान है उसको -1 से गुणा करने पर आया था, क्योंकि बी की सारणी का मान -1 था, तो इसको अपन -1 से गुणा करके लिखेंगे, तो -1 ये माइनस प्लस, और ये प्लस के 2 और ये माइनस का 1, ये आएगा बी इनवर्स का मान। तो बी इनवर्स का मान ये रखो -3 2 और 2 और -1 ये रखो। अब अपन इनका गुणन करवाएंगे, अब अपन क्या कराएंगे, इनका गुणन करवाएंगे, तो क्या होगा, पंक्ति से स्तंभ वाइज इसकी पहली पंक्ति का इस मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ के संगत अंश से गुण करवाई जोड़ेंगे, तो माइनस प्लस के 15 प्लस के 6, और इसका अपन इससे भी करवाएंगे तो -21 -8। अब दूसरी पंक्ति का इस पहले स्तंभ के संगत अंश से गुणन करवा के जोड़ेंगे अपन, तो यह हो जाएगा -10 और -3, और इसका ऐसे करवाएंगे तो 7 दूनी 14 और माइनस प्लस के 4, तो कुल मिला के आएगा 15 6 21 -29, और ये -13 और ये प्लस के 18। तो अपने पास ये आता है इसके 21 -29 -13 और 18, ये आता है आयु ए का मान। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे करेंगे।
चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 का क्वेश्चन देखो, इसमें अपने से क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें अपने को एक आलू ए दे रखी है तृतीय कोटि की। यदि आलू ए बराबर दे रखी है अपने को क्या, जिसकी आयु है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 2 -3 और 2 -1 2 -1 3 और ये -3, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो जो एक तो ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स पूछी है और साथ में इसकी सहायता से तत्पश्चात इसकी सहायता से अपने को एक रैखिक समीकरण निकाल दे रखा है। तत्पश्चात इसकी सहायता से रैखिक समीकरण निकाय, निम्न रैखिक समीकरण निकाय, तत्पश्चात इसकी सहायता से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तत्पश्चात इसकी सहायता से निम्न रैखिक समीकरण निकाय को भी हल कीजिए। अब वो रैखिक समीकरण निकाय क्या दे रखा है वो देखो। पहली रैखिक समीकरण दे रखी है चर एक्स वाई जेड में x प्लस 2y x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0, पहली ये दे रखी है। और दूसरी रैखिक समीकरण दे रखी है x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 9 और तीसरी रैखिक समीकरण दे रखी है x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू -14। ये अपने को चर x y z में तीन रैखिक समीकरण दे रखी है। पहली दे रखी है x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0, दूसरी x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 9 और तीसरी दे रखी है x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू -14। साथ में अपने को a इनवर्स की सहायता से इस रैखिक समीकरण निकाय को भी हल करना है। तो सबसे पहले अपन दी गई आलू a की व्युत्क्रम मैट्रिक्स a इनवर्स निकालेंगे। तो ऊपर लिखेंगे दी गई आलू a बराबर है, a क्या दे रखी है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। किसी भी दी गई आलू a की व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन उसकी सारणी का मान निकाल के चेक करते हैं कि उसके सारणी का मान शून्य है या अशून्य। अगर शून्य है तब तो उसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात नहीं की जा सकती है, और उसकी यदि आलू ए की सारणी का मान शून्य के बराबर नहीं आता है तो उसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और किसी भी दी गई मैट्रिक्स ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स जो होती है वो यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है। ये अपन मैट्रिक्स व्युत्क्रम मैट्रिक्स के गुणधर्म में भी पढ़ा था। तो अब अपन क्या करेंगे, दी गई आलू ए बराबर है ये दिस इंप्लाइज, तब आलू ए की सारणी क्या हो जाएगी, आलू ए की सारणी हो जाएगी 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 2 -3, ये माइनस का 3 है और 2 -1 3। इसका अपन प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके मान निकालेंगे तो क्या आएगा, आलू 1 इंटू इसका सेकंड, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा के इसकी लघु सारणी से गुणा करेंगे तो यह आएगा 3 दूनी 6 6 -3 फिर -1 1, इस एक का लघु सारणी क्या होगा, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन ऐसे छुपाएंगे तो क्या आएगा 3, ये माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस 1, इस अवयव एक की लघु सारणी इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपा लेंगे तो -1 और माइनस के 4, इसको अपन सरल करेंगे तो 3 6 3 9 माइनस के 9 और ये माइनस के 5 4 1 माइनस के 5। तो देखो माइनस के 9 और 5 14, 14 में से 3 गए तो माइनस के 11 11 3 14, वो भी किसके बचेंगे, माइनस के 11 बचेंगे।
14 में से 3 गए माइनस के 11, तो ये आया जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अतः आयु ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो ये तो अपन चेक कर लिया कि आयु ए की सारणी का मान 0 के बराबर नहीं, इसलिए आयु ए व्युत्क्रमणीय आयु है, अर्थात इसकी व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब इसकी ए की व्युत्क्रम आयु क्या होगी ए इनवर्स, वो अपन निकालेंगे। कैसे? अपन ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन आयु ए जो है इसकी सारणी जो है आयु ए की सारणी के आयु के सहखंडों से प्राप्त आयु एफ आई जे ज्ञात करेंगे, और आयु ए की सारणी के आयु के सहखंडों से प्राप्त आयु एफ आई जे निकालने के लिए इस सारणी के अवयवों के लघु सारणिकों या उप सारणिकों से प्राप्त मैट्रिक्स ज्ञात करके फिर उसका अपन माइनस ए की पावर आई प्लस जे के अनुसार उनका अपन चिन्ह बदलेंगे। यह अपन एकांतर क्रम में प्लस से शुरू करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से हिसाब से भी अपना चिन्ह बदल सकते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगी, तो इसके अवयव के सहखंडों से प्राप्त आयु प्राप्त हो जाएगी। तो अवयव ए की लघु सारणी के उपसारणी निकाले, जैसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे अपन, तो जो सारणी प्रदेश का मान क्या आएगा 6 माइनस 3 ऐसे इस ए का निकालेंगे, तो इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 6 9। ऐसे इसका निकालें तो इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, तो -1 और माइनस का 4 -1 -4 तो माइनस के 5। ऐसे इसे एक का निकालेंगे तो इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपा लेंगे, तो यह जाएगा 3 प्लस 1 4। ऐसे 2 का निकालें तो इससे गुजरने वाली पंक्ति और ये स्तंभ को अपन छुपा लेंगे, तो यह जाएगा 3 - 2 1, और -3 का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लेंगे, ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो जो सारणी जिसका मान आएगा -1 -2 यानी माइनस का 3। ऐसे तीसरी पंक्ति के अवयवों की लघु सारणी निकालें तो 2 का इसे गुजरने पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाया, तो यह आएगा -3 - 2 माइनस का 5। ऐसे इस -1 का निकालें तो इसे गुजरने पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, तो -3 -1 माइनस का 4। ऐसे इस 3 का निकालें तो इसे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे, तो क्या आएगा 2 - 1, ये और ये छुपाएंगे तो 2 - 1 1। अब अपन इनका साइन चेंज करेंगे, एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस फिर प्लस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस का, और ये प्लस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस का, और माइनस प्लस। तो अब अपन क्या करेंगे, ए की परिवर्त आयु एफ आई जे सहखंडज आयु एफ आई जे की परिवर्त आयु यानी इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसकी परिवर्त आयु क्या आएगी, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों बदल देंगे, तो इसकी परिवर्त आयु क्या प्राप्त होगी एफ आई जे की। ट्रांसपोज एफ आई जे का मान आएगा 3 - 4 - 5 -9 1 4 माइनस का 5 3 1। और अपन क्या कर देंगे, तो ये क्या है आयु ए की सारणी के अवयवों के सहखंडों से प्राप्त जो आयु एफ आई जे है उसकी परिवर्त आयु का मान अपने पास आया एफ आई जे की पावर टी का मान ये। और ये क्या है, ये आयु ए की सहखंडज आयु है जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। अब व्युत्क्रम आयु के सूत्र से ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स बराबर होगी एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए की सारणी का मान अपना अभी भी निकाला कितना है -1/11, ये बटे में आएगा, तो इसको लिखते हैं अपन -1/11 इंटू ए की सहखंडज मैट्रिक्स ये है, तो ये रखो 3 - 4 -5, तो -9 1 4 -5 3 1। तो ये तो आई आयु ए की इनवर्स मैट्रिक्स।
अब अपने को इसी की सहायता से इस दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को हल करेंगे, यानी इसका यूज करके अपन इस रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर अपन मिटाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपने को ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो इसको एक बार नहीं मिटाएंगे, बाकी अपन सारा मिटा देते हैं। ये रैखिक समीकरण निकाय भी अपने को नहीं मिटानी है क्योंकि इनकी अपने को जरूरत पड़ेगी। अब जो दिया गया रैखिक समीकरण निकाय है उसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? मैट्रिक्स रूप में। पहली रैखिक समीकरण क्या दे रखी थी इसमें? x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z। ये पहली समीकरण थी, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। दूसरी x प्लस 2y z इक्वल टू 0। तीसरी ये। अब दिया गया रैखिक जो समीकरण निकाय है इसको अपन क्या लिखेंगे? तो आगे लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को मैट्रिक्स या आव्यूह रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले अपन दिए गए रैखिक समीकरण निकाय में चर x y z के गुणांकों की मैट्रिक्स A लिखेंगे। तो पहली समीकरण में x y z के जो गुणांक है वो लिखो 1 1 2। फिर इसकी दूसरी पंक्ति में अपन क्या लिखेंगे? जो दूसरी रैखिक समीकरण है उसमें x y z के जो गुणांक है वो 1 2 माइनस 1। तीसरी पंक्ति में तीसरी समीकरण से x y z के गुणांक 1 माइनस 3 3, 1 माइनस 3 3। इनटू में क्या है? समीकरण निकाय में जो चर उपस्थित होते हैं x y z उनको स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं, x y z की स्तंभ मैट्रिक्स। और इक्वल टू में दिए गए समीकरण निकाय में जो दाईं तरफ अचर राशि है जिनको अपन अदिश राशि बोलते हैं उन अदिशों की स्तंभ मैट्रिक्स। तो इसमें तो क्या है? अदिश राशि 0 और इसमें क्या है? 9 और इसमें क्या है? -14, जो कि मैट्रिक्स रूप Ax इक्वल टू बी रूप है, जो कि मैट्रिक्स रूप Ax इक्वल टू बी रूप है। जहां अब अपने को मैट्रिक्स इस A इनवर्स की अपने जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको एक साइड में लिख लेते हैं। A इनवर्स का मान है, चूंकि A इनवर्स अपन निकाला है, कितना है? ये है -1/11 इंटू डिटरमिनेंट 3 -4 -5 -4 -9 1 4 और -5 3 1। अब बाकी का अपन मिटा देते हैं। जो कि मैट्रिक्स रूप X इक्वल टू बी रूप है, जहां A बराबर क्या है? जहां A बराबर है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 और मैट्रिक्स x बराबर है चलो x y z में इसका मैट्रिक्स x y z के, और मैट्रिक्स B जो है वो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय में उपस्थित जो अदिश राशि है C1 C2 C3 उनकी स्तंभ मैट्रिक्स 0 9। ये अपन A x और B के मान बता दिए क्या क्या हैं। अब मैट्रिक्स सिद्धांत से x बराबर B है तो x बराबर होगा A इनवर्स B। तो ये जो मैट्रिक्स है ये दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के लिए चरों x y के गुणांकों की जो मैट्रिक्स A प्राप्त होती है वो इसके समान होनी चाहिए। देख लो इसके समान है तभी इसका अपन यूज कर पाएंगे, इसमें तभी अपन इस A की व्युत्क्रम मैट्रिक्स A इनवर्स का अपन यहाँ यूज कर पाएंगे। तो इसके समान देखो बन रही है क्या? 1 1 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, अपने चाहिए क्या? 1 1। तो इसमें अपने रैखिक समीकरण निकाय में कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। पहले रैखिक समीकरण जो है उसको बनाओ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये तो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। और दूसरी रैखिक समीकरण इसमें चेंज करो x प्लस 2y माइनस x प्लस 2y माइनस का 3z माइनस के 3z इक्वल टू 9 की जगह भी क्या करो? 13 करो। और जो तीसरी रैखिक समीकरण उसमें भी चेंज करो, उसको लिखो 2x माइनस वाई 2x माइनस का y 2x माइनस वाई प्लस 3z
2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू -7। ऐसे बनाओ, ये थोड़ी इक्वेशन सही नहीं दे रखी है। जो दी गई रैखिक समीकरण लिखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका अपन उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए कुछ अलग आती है और इस दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के लिए चर एक्स वाई जेड गुणांकों की मैट्रिक्स अलग प्राप्त होती है, जबकि ये सेम आनी चाहिए, तभी अपन इसका यूज कर पाएंगे इसमें, तभी अपन ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स का अपन यहाँ यूज कर पाएंगे। अब अपन इस प्रकार से अगर समीकरण लेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण निकाय में चेंज करके अपन इसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो इसमें देखो, इसमें भी चेंज करो, फिर एक एक यहाँ एक हो जाएगा, इस पूरे में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले समीकरण में एक्स वाई जेड गुणांक बन गए 1 1, दूसरे में क्या बन गए 1 2 -3, तीसरे में क्या बन जाएंगे 2 -1 2 -1 3 2 -1 3 1 2 -3। अब देखो सेम बढ़ गई, ये इसके समान बढ़ने से तभी इसकी युक्तो मैट्रिक्स का अपन यहाँ उपयोग कर पाएंगे। और अपन ये जो अदिश स्तंभ मैट्रिक्स है इसमें भी चेंज करो, यहाँ 0 की जगह क्या कर दिया अपन 2 कर दिया यहाँ, और यहाँ 9 की जगह कितना बढ़ा दिया 13, और यहाँ कर दो -7, 14 की -14 की जगह -7। इस हिसाब से मानेंगे अपन रैखिक समीकरण निकाय, तब अपन दी गई समीकरण निकाय की व्युत्क्रम मैट्रिक्स का अपन यहाँ प्रयोग करके और इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर पाएंगे। तो जहां a बराबर है, यहाँ भी करेक्शन करो, 1 1 1 2 -3 1 2 -3, और ये हो जाएगा 2 -1 2 -1 और ये 3, और इसे अदिश स्तंभ मैट्रिक्स में भी चेंज करो, ये बन जाएगी आपकी पूरी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 13 -7। आता है मैट्रिक्स सिद्धांत से। अब देखो यहाँ जो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय, इस समीकरण निकाय के लिए जो गुणांकों की मैट्रिक्स ए प्राप्त होती है वो दी गई मैट्रिक्स ए के समान ही है, इसलिए इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स और इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स सेम होगी, तो ये अपन पहले से निकाल, इसका यूज अपन डायरेक्ट यहाँ कर लेंगे। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन मिटाएंगे, फिर आगे लिखेंगे अपन समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इसको आप दे दो समीकरण 1 और इसको आप 2 दे दो, फिर लिखो समीकरण 1 का उपयोग समीकरण 2 में करने पर, क्योंकि ये ए इनवर्स, ये जो अपन दी गई मैट्रिक्स ए जो है ए, और ये जो गुणांक मैट्रिक्स ए जो है, ये दोनों क्या सेम है, इसलिए दोनों की व्युत्क्रम मैट्रिक्स सेम होगी, इसलिए इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं, अपन पहले से निकाल चुके हैं। समीकरण 1 से अपन सीधा ए इनवर्स का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 से ए इनवर्स का मान रखने पर, तो इसको अपन मिटा देते हैं, आगे करते हैं इसको। तो समीकरण 1 से ए इनवर्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, आगे लिखो समीकरण 1 से ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपन किसको दिया था, x बराबर ए इनवर्स बी को, तो अपन x का मान भी रख देते हैं, एक्स वाई जेड की स्तंभ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान ये रखेंगे अपन, कितना है, बार तो है -1/11, और इंटू में मैट्रिक्स दे रखिए 3 -4 -5 -9 1 4 और -5 3 1, 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1, इंटू में बी अदिश स्तंभ मैट्रिक्स थी, क्या थी 2 13 -7 2 13 2 13 -7, यह है बी। अब अपन इसको सरल कर लेंगे, इसको सरल करके और अपने पास एक्स वाई जेड के मान मिल जाएंगे, तो यह चर एक्स वाई जेड में स्तंभ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड बराबर होगी -1/11, पहले इनका गुणन करवाते हैं, पंक्ति से स्तंभ वाइज करवाएंगे,
पहली पंक्ति का इस स्तंभ की संगत अवयव से गुण करवाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखो, 3 दूनी 6 माइनस 13 चौका 52 और माइनस माइनस प्लस के 7 पंजो 35। ऐसे दूसरी पंक्ति से स्तंभ संगत अवयव गुण करवाई जोड़ेंगे तो माइनस के 18 प्लस के 13 माइनस के 28। तीसरी पंक्ति का इस स्तंभ की संगत अवयव से गुण करवाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 5 दूनी 10 माइनस के 10 13 3 39 प्लस के 39 और माइनस के 7। तो इसको अपन सरल करो तो कितना आएगा देखो, माइनस 1/11 बाहर है, अब ये कितने आ जाएंगे, प्लस की एक जगह जोड़ दो तो 35 और 6 कितने हो जाएंगे 41, 41 माइनस 52 ये 13 माइनस 8 दूनी 16 2 और 1 3 1 4 माइनस के 46 और ये जाएंगे प्लस के 39 और माइनस के 10 और माइनस के 7 माइनस के 17। अपन इसको और सरल करेंगे तो माइनस 1/11 बाहर है और इस मैट्रिक्स का मान क्या आएगा देखो, 9 2 11 माइनस के 11 और ये 6 में से 3 गए तो 3, 4 में से 1 गया तो 3 और माइनस के 33 और 39 में से 17 घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, 3 में से 1 गया 2। अब माइनस 1/11 को अंदर गुणा करके लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 11 में 11 भाग जाएगा एक बार और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 33 में 11 भाग जाएगा 3 बार और माइनस 1/11 22 से गुणा करेंगे 11 दूनी 22 और माइनस है तो -2। ये और ये बराबर किसके हैं, इसका मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान है। दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स एक्स वाई जेड बराबर है मैट्रिक्स 1 3 -2 और दो मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा से यदि दो मैट्रिक्स समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। दिस इंप्लाइज इनके संगत अवयव बराबर करें तो x बराबर 1 y बराबर 3 और z बराबर -2। ये क्या होगा, दिए गए समीकरण निकाय का हल होगा 1 3 और -2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे जो क्वेश्चन बच गए वो। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।